अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ आज सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर अब्दुल कयूम सिद्दीकी, और लाहौर से हमें ख़ास तौर पे ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार इमरान शफ़क़त ने। बात यह है कि इस हुकूमत के सिर्फ 2 महीने रह गए हैं और बज़ाहिर 12 अगस्त को मुद्दत ख़त्म हो जानी है, निगरान हुकूमत ने आना है। इसी तरह मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के भी तकरीबन 3 महीने रह गए हैं, जिसके बाद जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ये ओहदा संभालना है। मगर अभी तक जो इलेक्शन का मामला है, जो मामला ख़राब हुआ था पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने से मुतल्लक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से, वो मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच हालात को, ताल्लुकात को कशीदा कर रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो पार्लियामेंट ने दूसरा कानून पास किया था, नज़रसानी एक्ट, जिसमें नज़रसानी के लिए ख़ास तौर पे आर्टिकल 184(3) के तहत किए गए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ नज़रसानी के लिए लार्जर बेंच यानी बड़ा बेंच बनाने का कहा गया था और दूसरे जजेस को भी उस बेंच में शामिल करने का कहा गया था। उस हवाले से एक बार फिर समाअत हुई और वही 3 जजेस, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने वो समाअत की। ये मामला आज पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र के दलाइल सुनने के बाद अब कल तक चला गया है और इन द मीन टाइम जो कानून है वो फील्ड में है, मगर जो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्तें हैं उनकी समाअत के लिए लार्जर बेंच अभी तक नहीं बना। एक और अहम डेवलपमेंट जो हुई है कयूम सिद्दीकी साहब, कल ही की बात है, एक तफसीली फ़ैसला आ गया है। ये वो वाला तफसीली फ़ैसला है कि जिसके मुख्तसर हुक्म से ये तनाज़ा पैदा हो गया था कि आया ये 4-3 उससे का पहले ये कहें, गुलाम मोहम्मद डोगर की ट्रांसफर के बतन से एग्जैक्टली जन्म लेने वाला ये सो मोटो है, हाँ। जिसमें ये तनाज़ा पैदा हो गया था कि 4-3 की अक्सरियत से जो आइनी दरख्वास्तें हैं सो मोटो वो मुस्तरद हो गया था, या फिर 3-2 की अक्सरियत से जो बाद में फिर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि उसकी अक्सरियत से ये जो है वो सदर को अख्तियार दिया गया था कि वो तारीख का ऐलान कर सकते हैं। बेसिकली वो सदर या गवर्नर किसके पास तारीख का ऐलान करने का अख्तियार है, ये वो बड़ा मामला था। तो उसका तफसीली फ़ैसला जो आया है उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर के लिखे हुए इस फैसले में इस 4-3 या 3-2 का जो एक तकरार चल रही थी, इसमें तो मज़ीद उलझाव पैदा हो गया है, मज़ीद सवाल खड़े हो गए हैं। और जस्टिस मुनीब कहते हैं ये तो फैसला ही 3-2 का था, 7 मेंबर्स का तो बेंच कभी बना ही नहीं था। मगर क्या 7 रुकनी बेंच का किसी ने दावा किया था? मसला तो 9 रुकनी बेंच का था, 2 जजेस एब्सटेन करके 7 ने फैसला दिया, अक्सरियत 4 की थी। तो इस तफसीली फ़ैसले में क्या नई बात है और कौन सी तशना तलब चीज़ें रह गई हैं? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, जो सबसे पहले और बड़ी बात है और जिसका जिक्र किया था, आपको याद है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं वो ये बार बार कहा करते थे कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट किधर है, वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्यों नहीं आ रहा है। और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला का जो नोट, जो फैसला आया था, उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि एंटी रूम के अंदर जो गुफ्तगू हुई थी, आपको उस गुफ्तगू के मुताबिक ये तय हुआ था, हाँ, चाय की कमरे के अंदर जो गुफ्तगू हुई था और जिसपे एग्रीमेंट हुआ था, 9 जजों का। आपको याद है जब ये सारा कुछ हुआ था उस दिन समाअत होनी थी, लेकिन 2-3 घंटे लेट समाअत जो है वो शुरू हुई थी और फिर चीफ जस्टिस आए थे और उन्होंने कहा था कि 2 डिसएसोसिएट कर लिया और हम सुनेंगे, चलें जी, शुरू हो जाए। हाँ। तो उस वक्त ये क्या तय हुआ था, वो जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट के अंदर या फैसले के अंदर जो है तफसीली जो उनका है उसमें है कि जी ये तय हुआ था कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी किया जाएगा और वो जो है वो 4-3 का बनता है। ये कंट्रोवर्सी ना आपने शुरू की थी ना हमने, ये अदालत के फैसले। अब इसमें ये जो 3 रुकनी बेंच का अब फैसला आया है, जिसको वो मेजॉरिटी फैसला कह रहे हैं, रीजनिंग आई है उसकी। मजे की बात तो ये है कि वो जो फैसले माइनॉरिटी इनके मुताबिक है उसको देखकर जो है वो जजमेंट लिखी जा रही है। मतलब जैसे ये कभी आपने सुना है कि माइनॉरिटी जजमेंट जो 4 जजों ने बज़ाहिर इख्तलाफ किया था इन 3 जजेस से, हाँ, उनके इख्तलाफ से ये इख्तलाफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अक्सरियत में है। मतलब ये एक वो नॉर्मली है। फिर दूसरी बात वो नहीं बताया गया क्यों जो है। और फिर दूसरी बात जो सी है वो ये देखें कि
इस बात का भी कहीं कोई जिक्र नहीं है कि दो जज साहबान ने खुद को क्यों अलग किया था, कोई वो भी छुपा कोई लिया। बात ही नहीं की जस्टिस मुनीब ने कि मुनीब जस्टिस ने- इजाजुल हसन, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी गए कहाँ, कहाँ और गए? फिर और ये क्यों 9 गए? रुकनी बेंच बनाया क्यों गया था, वजह क्या थी, उसकी भी कोई रीजन नहीं है। और फिर इसकी भी रीजन नहीं है कि अतर मिनल्ला साहब ने तो नहीं कहा था कि मैं नहीं उठूंगा उस बेंच से। अच्छा, मगर 7 रुकनी ये जो 27 फरवरी का ऑर्डर है जो जस्टिस मुनीब कहते हैं कि उस पर 9 के 9 जजों ने दस्तखत किए और कहा था कि चीफ जस्टिस नया बेंच बना लें, तो ये कौन सी शराइत थी कि नया बेंच बनाने पे जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस याह्या अफरीदी और ये लोग भी तैयार वकीला हो गए? साहब उसके अंदर एक ही चीज थी ना, क्योंकि चारों जज साहबान अपना बता चुके थे कि ये अज खुद नोटिस नहीं बनता है। ठीक है, तो अज खुद नोटिस तो लेकिन एक सवाल है ना, हाँ। अगर चारों जजों के मुताबिक ये उसको नोटिस बनता ही नहीं था, तो फिर उन 4 जजों ने नया बेंच बनाने के उस हुक्म पे दस्तखत क्यों किए? नहीं, वो उस हुक्म के उस पे उन्होंने कहा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच। उन्होंने तो अब यही तो बातें हैं जो पता नहीं लग रही हैं कि आखिर उसके अंदर तय किया हुआ था। अगर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो था वो 4-3 का था, तो फिर ये सारा कुछ जो है वो बाद में क्यों किया गया। लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो आई हैं कि वन मैन शो नहीं हो सकता, पॉलिटिशियन इन रोब्स और बहुत सारी बातें, और फिर उसके अंदर ये बात भी, तो ये सारी जो है इसरार और रमूज छुपाए गए हैं। जाहिर है कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ों के ऊपर पर्दा डाल के रखा अच्छा, गया मैं है। ये ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कुछ लोगों को समझाने के लिए कि जो तफसीली फ़ैसला अभी आया है जस्टिस मुनीब अख्तर का, ये बुनियादी तौर पे उस मुख्तसर हुक्म की तफसीली वजूहात हैं जिसमें महज ये सवाल तय हुआ था कि आया असम्बली, सूबाई असम्बली जब तहलील होती है तो फिर नई तारीख देने का अख्तियार गवर्नर का होता है या सदर का। तो इन 3 जजों ने यह तय किया था कि ये तो सदर का अख्तियार है, और इन 3 जजों के कहने पे फिर सदर अलवी ने 9 अप्रैल की तारीख दी थी, और फिर वो 9 अप्रैल की तारीख को इलेक्शन कमीशन ने जब अज खुद तब्दील किया और कहा कि आइन के आर्टिकल 218 के तहत शफाफ इंतखाबात हमने कराने होते हैं, तो हम इसको 8 अक्टूबर करते हैं। तो वो 8 अक्टूबर की तारीख के ख़िलाफ़ फिर एक दूसरा फ़ैसला आया था कि नहीं, 14 मई को होंगे। 14 मई गुजर गई है और अब 14 मई के इलेक्शन तो हो नहीं सकते। मगर इसी में मतीउल्लाह जान एक और बात भी है कि सदर को इख्तियार, अब ये सदर का इख्तियार क्या कि ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जहां हम 63A का कहते हैं ना कि जी वहाँ पे तो 2 जज साहबान ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया। अब यहाँ पे देखें कि आइन का आर्टिकल 48 जो है वो कहता है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट मौजूद है तो सदर फेडरल गवर्नमेंट की एडवाइस पर अमल दरामद का पाबंद है। अब यहाँ पे एक स्टैच्यूट के जो की इंटरप्रिटेशन करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया गया, जहाँ पे कहा गया कि तो ये इसके लिए सदर किसी से पूछने का मजाज नहीं है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जब असेंबली डिसॉल्व होगी, कैबिनेट टूट गई, तो उसमें प्राइम वो मिनिस्टर, एक और बात, वो सिचुएशन मुख्तलिफ है मतीउल्लाह जान साहब। यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे तो एक फेडरल गवर्नमेंट मौजूद थी। चलें ठीक है, 12 4-3 का मामला। मेरा ख्याल है कि ये भी एक चीज़ देखने वाली है कि हमने एक दफ़ा स्टैचुरी इंटरप्रिटेशन करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, दोबारा से अमेंड कर दिया। एक गलती जब आप करते हैं तो बार बार बहुत सी गलतियां करनी पड़ती हैं। इमरान शफकत साहब, बर ये कुछ ऐसे अदालती मामले हैं, तकनीकी मामले हैं कि इन्हीं बुनियादी गलत फ़ैसलों की वजह से बाद में फिर ये तनाज़ा खड़ा हुआ पंजाब में 14 मई के इलेक्शंस का, और अब 14 मई गुजर गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस काबिल नहीं हो सकी कि उसके ऊपर कोई एक्शन भी ले सकती। तो आप कैसे देख रहे हैं लाहौर में बैठे, क्योंकि ज़्यादातर कहा जाता है तख्त लाहौर की जंग है और लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले जजेस हजरात जो हैं वो इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं कि सिर्फ पंजाब में इलेक्शन करा दिए जाएँ, और अभी भी जो चीफ जस्टिस उमता बंदयाल हैं, जस्टिस इजाजुल हसन हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं, ये इलेक्शन के मामले पे जो इलेक्शन कमीशन की अब नज़रसानी दरख्वास्त सुन रहे हैं, तो अभी भी वो डटे हुए हैं और शायद वो नज़रसानी में कुछ भी फ़ैसला कर सकते हैं। तो लाहौर से आपको क्या फीलिंग मिल रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा सख्त फ़ैसला आ सकता है इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी के समाअत के बाद? लाहौर चूँकि दूर है इस्लामाबाद से, तो जो तस्वीर यहाँ पे धुंधली सी नज़र आ रही है उसमें तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, वो जिसको कहते हैं ना कि वो पता नहीं अब मुझे ये अल्फाज कहने चाहिए कि नहीं कहने चाहिए, लेकिन वो बामुराद होते हुए नज़र नहीं आ रहे उनको। मैं तो जो फैसला उन्होंने 63A का तहरीर किया था और फिर उसके बाद देखें, हम अभी आप दोनों साहिबान ने जो गुफ्तगू की है वो कानून, आइन, असूल आप तलाश कर रहे हैं इन फैसलों में।
इन फैसलों की जो वजह बनी वो आइन, असूल और कानून कोई नहीं था, वो सियासत थी। वो किसी की चाहत थी, किसी की मोहब्बत थी, और वो चाहत और मोहब्बत बिला वजह नहीं थी। वो उसके पीछे कहते हैं ना ऑल इकोनॉमिक्स, तो जो सारी की सारी इकोनॉमिक्स उसके पीछे खड़ी थी। और उसने बेसिकली इमरान खान साहब को इतना, वो जिसको कहते हैं ना हाथ छुट टाइप, अमलोर ये कहते हैं उनको, को हाथ छुट कर दिया कि मेरी तो मतलब पहुंच ही बहुत है, या मेरी सपोर्ट चूंकि उनको जितनी थी, तो उसकी उस वजह से हालात यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो वो बम को लत मारी है, जो 9 मई को उन्होंने जो कुछ किया है, उसके पीछे जो हलाशेरी थी वो उमर अता बंदयाल साहब और उनके ब्रदर जजों की थी कि वो उनको अनटचेबल बना दिया था। किस तरह उनको जो जो जिस जिस अंदाज से पाकिस्तान की वो 63A के फैसलों के बाद, उनको 63A का फिर उसके फैसला तो बाद कहते हैं ना जी कि वो तो वो बुनियाद 25 जुलाई को जब लॉन्ग मार्च लेके आए थे यहाँ पे, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस अपने ऑर्डर की वायलेशन के ऊपर अगर रोका होता तो शायद 25 मई 25 मई 25 मई तो जो है वो 9 मई शायद ना होता। हमारे फैसले खान साहब तक पहुंचे ना। तो जब अजम्पशन की बुनियाद के ऊपर आप फैसले करेंगे, जब आप पसंद और नापसंद की बुनियाद के ऊपर फैसले करेंगे, तो फिर 9 मई होंगे। exactly. और ये जो 9 मई हुआ है, इसने अब उमर अता बंदयाल साहब हो, कोई इजाज हो, कोई मुनीब हो, या कोई भी हो, तो या किसी को मुजाहरे करने का शौक हो, तो सारे के सारे जो हैं वो अब उनको चाह के भी उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहे, ना वो कर सकते हैं। तो इसमें मैं समझता हूं कि जो पिछले 1 साल से, पिछले अप्रैल से पाकिस्तान के अंदर, बल्कि मार्च से जो कुछ हुआ है, और जितने भी कानूनी और असूली जो भी इश्यूज बने चले, वो कानूनी और असूली नहीं थे, वो खालिस्तन सियासी थे। और इनमें उन लोगों ने भी सियासत की जिनके लिए सियासत शजरे ममनुआ था, जिनको सियासत नहीं करनी चाहिए। और उस सियासत का नतीजा ये निकला कि अब क्या कहते हैं कि मैं बहुत मुनासिब अल्फाज तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इज्जत सादात भी गई, यूं कह लें आप। हमें आपके जज्बात का एहसास है इमरान साहब, आप यकीनी तौर पे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन लाहौर में बैठ के आप ये कह नहीं पा रहे। मगर करीम सिद्दीकी साहब, ये नज़रसानी का जो कानून जो है ये अभी मुअत्तल नहीं हुआ, और इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी चीफ जस्टिस ने आज कहा कि हम ये आज नहीं सुनेंगे, पहले हम कानून की आइनी हैसियत के ऊपर बात करेंगे। ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट है। उसकी वजह ये भी थी कि अगर वो पहले नज़रसानी सुन लेते इलेक्शन कमीशन की, तो अटॉर्नी जनरल ने भी इनकार कर देना था कि भाई कानून फील्ड में है, ना आप सस्पेंड कर रहे हैं, ना आप लार्जर बेंच बना रहे हैं उस कानून के तहत। तो इसलिए ये एक नई एक हिकमत अमली बजाय लगती है चीफ जस्टिस की कि अटॉर्नी जनरल को इंगेज किया जाए कानून के हवाले से। तो क्या लग रहा है, कानून स्टे भी नहीं होगा? कल पे बात चली गई है। मतीला जान साहब, आप ये देखिए कि अभी जब बिल था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है अभी बिल की शक्ल के अंदर था, तो उसको 8 रुकनी बेंच बनाकर जो है वो स्टे कर दिया हंगामी बुनियादों के ऊपर। और फिर जब ये सरप्राइज मिला कि जनाब एक और कानून जो है वो तो असेंबली ने पास कर दिया और प्रेसिडेंट ने असेंट भी दी, और वो 1843 की नजरसानी की हद तक 1843 महदूद थोड़ा, मतलब देखिए उसको देखें ना, 1843 के फैसलों के खिलाफ 185 की एपलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर रिव्यू दे दिया गया और कहा गया कि रिव्यू फिर लार्जर बेंच सुनेगा। 2-3 चीजें थी ना, अब वो इंटरलिंक्ड हैं कि अगर रिव्यू सुनेगा और 185 की जुरिस्डिक्शन में सुनेगा, तो वो जो है लार्जर बेंच सुनेगा, तो फिर अगर अपील की सूरत में है तो फिर वो तो नहीं सुन सकता, फिर कोई और बड़ा बेंच बनेगा वो सुनेगा। तो ये एक थी। अब इस पे किया क्या उन्होंने, पहले दिन का नहीं हम नहीं समाप्त कर रहे क्योंकि ये कानून आ गया। अच्छा, वक्त जो है ना 4-5 दिन का दिया गया, फिर उस दौरान में 3-4 दरखास्तें ठक 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 करके आ गई, और फिर जो है कहा गया कि अब हम इन दोनों को इकट्ठा सुनेंगे। अच्छा, उसमें भी आप ये देखिए कि इमरान खान किसी और केस के अंदर इमरान खान के वकील जो अली जफर एडवोकेट जो है वो सेनेटर किसी और केस में आए थे, वो इलेक्शन के केस के अंदर थे, लेकिन उन्होंने आर्गू किया
नजरसानी के कानून के हवाले नजरसानी के कानून के हवाले से दरखास्तों में, और दरखास्त गुजारों ने इनके आर्गूमेंट अडॉप्ट किए, जिस पे वो अटॉर्नी जनरल जिस पे फिर अब ये, हाँ, और फिर ये कलरेबल एक्सरसाइज और ये वो सारे अल्फाज डाले गए। तो स्ट्रेटजी वाज़े तौर पे नजर आ रही है मतीउल्लाह जान साहब कि एक कानून जो असेंबली ने पास किया, सदर ने असेंट कर दी, पार्लियामेंट ने पास कर दिया, फौरी तौर पे इफेक्ट कर रहा था, उसको, उसकी वायरस को खंगालने के लिए उस पर अमल किए बगैर, क्योंकि वो आप जो है 3 रुकनी बेंच बना दिया आपने, और एक कानून जो है उसको स्टे कर दिया, हाँ, और जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक था उस पर अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ की और यहाँ पे और तरह से आ गया। ठीक है, तो ये पॉलिटिक्स है ना, सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, पॉलिटिक्स है, क्योंकि ये जुडिशल पॉलिटिक्स है, तो हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर जो रियल पॉलिटिक्स है हम उसकी तरफ आएंगे। सहाफ़ी प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे कुछ सियासत की। आज ही वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जिनका नाम हमारे सॉफ्टवेयर से डिलीट हो गया है, उनके हवाले से कुछ बातें की हैं। उनका ये कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुल्क में बगावत कराने की कोशिश की। आइए पहले सुनते हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं। इमरान खान नियाजी इस मुल्क में बाकायदा तौर पे सरकशी और बगावत की तैयारी कर रहा था। ये इस मुल्क में इस फोर्स के जरिए से, जिसको ये मुनज़्ज़म कर रहा था, मुल्क पे कब्जा करने, अपना जो है वो घटिया एजेंडा जो है उसको नाफज करने की कोशिश कर रहा था। जो लोग इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं, भले वो गुमराही का शिकार हुए, वो इमरान खान के बुग़्ज़ मुल्क दुश्मन प्रोपेगंडे का शिकार हुए, भले वो जो है वो दीदा दानिस्ता तौर पे इस जुर्म का जो है वो हिस्सा बने, हर 2 सूरतों में सज़ा में फ़र्क हो सकता है, लेकिन वो इस अमल से जो है वो ज़रूर गुजरेंगे और उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानून अपना रास्ता लेगा। बारह जो अल्फाज और जो नाम वज़ीर दाखिला ले सकते हैं, शायद हम में लेने की हिम्मत नहीं है, मगर इमरान शफ़क़त साहब, ये बगावत का जो इल्ज़ाम लगा है, इसके ऊपर जिस पार्टी का राना सनाउल्लाह साहब जिक्र कर रहे हैं उसका मौक़िफ़ भी आया है। वो ये कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात की आज़ादाना तहकीकात की बजाय उनकी आड़ में तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम तराशी के मकासद भी कौम पर पूरी तरह वाज़े हो चुके हैं। ये तर्जमान हैं तहरीक इंसाफ के, उनका ये है। आपको क्या लगता है राना सनाउल्लाह साहब के इस बयान के बाद, क्या वाकई तहरीक इंसाफ या उनके जो सरबराह हैं वो मुश्किल में, कोई बगावत का मुकदमा वाकई बन सकता है उन पर, या आर्मी एक्ट के तहत? क्या खबरें हैं? आपके तो बड़े हाई लेवल के राब्ते और ज़राए हैं। देखें, बात ये है कि मैं ये आपने संगीन किस्म का इल्जाम लगा दिया, मुझे लगता है मेरे ऊपर। किस बात का लेकिन मैं आपको एक इल्जाम किस चीज का? नहीं, अच्छा, किस चीज का राब्ते ना ना करो ना, इस तरह सीधी गल करो ना। मैं जो हर जर्नलिस्ट के राब्ते होते हैं, सोर्सेज होते हैं। मतीउल्लाह जान के भी बड़े आला वो हैं कि देखें जराए हैं सर, हम डगा ना सुनो, इसको गिल्टी कौन मैं गुजारिश ही कर रहा हूं। अच्छा जी, इमरान साहब आपका नाम हम ले सकते हैं, गो कि आपका नाम भी इमरान है, लेकिन आप इमरान साहब आप ही कुछ बोलें। आप इमरान के टू और शफकत कर देना, टू शफकत, वो भी चल सकता है। हम आप इमरान पे शफकत कर सकते हैं, चलें ऐसे ही सही, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि वो दिन गुजर चुके हैं। ये बगावत के मामले पे, आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के मामले पे कितना संजीदा नजर आ रही है आपको ये हुकूमत? सर जी देखें, कल इन्होंने बैठ के करारदाद मंजूर कर ली है। आपका वजीर दाखिला जो है वो बैठ के मुल्क का वो इशारे दे रहा है, बल्कि खुली बात कर रहा है कि मुकदमा चलेगा, बगावत का चलेगा, ये होगा वो होगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले बरबनाई इतला ये मैंने गुजारिश की थी एक जगह के ऊपर, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब के खिलाफ या इमरान खान साहब और फौजी अदालत के दरमियान अगर कोई रेजिस्ट कर रहा है तो वो 2 शख्सियात कर रही हैं। एक है आसिफ अली जरदारी और दूसरे का नाम है नवाज शरीफ। अब इनकी कैपेसिटी वो कर पाती हैं कि नहीं कर पाती, वो रोक पाती हैं कि नहीं रोक पाती, वो जो चाहते हैं वो हो पाता है या नहीं हो पाता, ये एक अलग से बहस है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख 70 साल ये गवाह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो इस तरह की मुज़ामते करके भी नाकाम ही होती है। तो
मतलब अब इसकी कोई भी आप लॉजिक दे दें, वो क्यों चाहते हैं, वो क्यों नहीं चाहते, लेकिन ये इमरान खान साहब के लिए बहरहाल ये खबर होगी, और वो इसको पता नहीं अपने लिए कोई खैर की खबर मानते हैं लेकिन नहीं मानते। और बहरहाल वो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जी आपके इनको ख्याल लगता है कि में इनके खिलाफ भी यूज हो सकती है। आपके ख्याल में इमरान खान को अपने रवैये पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे सियासतदानों के हवाले से? और वो बार बार ये कहते हैं कि मैंने तो बात सिर्फ, वो कहते हैं ना कि मैं तो होंडा ही लैसा, और अब पता नहीं है कोई कमर्शियल सर इट्स टू लेट नाउ, इट्स टू लेट नाउ। वो टाइम वो वक्त गुजर चुका है। वो कहते हैं ना कि वेले दी नमाज तक वेले दी टकरा। अच्छा, इमरान खान साहब तो टक्कर भी सीधी नहीं मार रहे। मसला ये है कि आज भी जो आप उनका जरा ट्वीट मुलाजा फरमाएं कि वो क्या कल जो ये पूरे का पूरा जो थ्रेट शेयर किया था अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने, उसमें सवाल क्या हुए इमरान खान साहब से, जेआईटी ने पूछे और उन्होंने जवाब क्या दिए। आज उन्होंने उसकी वजाहत की है। अब उस वजाहत मतलब वो उजरे गुना बदतर गुना तो वो कह रहे हैं जी आजादाना तहकीकात कौन करेगा आजादाना तहकीकात, इनको किसके ऊपर यकीन आएगा? अगर मुझे लगता है कि अगर पीटीआई के सारे लोगों को भी बिठा लिया जाए तो भी इमरान खान साहब 9 मई के वाकयात से इनहराफ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है अब गेंद जो है वो किसी खान साहब के कोर्ट में नहीं है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। वो तो कल मुलाकात भी हो गई ना जी, और उस मुलाकात की जो खबरें बाहर आई हैं वो उसके बाद फिर आप हम उन खबरों पे ना भी जाए, हम जरा एक्स देख लेते हैं कि एक मुलाकात होती है आर्मी चीफ की वजीर आजम के साथ। हुकूमत जो है वो 7 जून के बाद फॉर्मेशन कमांडरों का इजलास है, उसके बाद वो सुकून माहौल से मिठे चोल करके बैठी हुई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, ना कोई वारंट लिए जा रहे थे, ना कुछ और हो रहा था। तो अचानक वो मुलाकात होती है और उसके बाद कौमी असम्बली करारदाद मंजूर कर लेती है। उसके बाद आज वज़ीर दाखिला साहब वो अंदिया दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि चीजें जो कोई रोकना चाह रहा था या जो कोई ये करना चाह रहा था कि इसका इल्जाम हमारे ऊपर ना आए, और अगस्त में हमने चले जाना है और एक निगरान हुकूमत बन जाएगी, और निगरान हुकूमत के दौर में जिसको शौक है इनके खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चलाने का, अब जो होना है वो होके, आप ये कह रहे हैं अब जो होना है वो होके रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। अब इसके लिए मेरा ख्याल है कि कोई और ही कोई थर्ड फोर्स ये इमरान खान साहब को अगर कोई बचा सकती है तो बचा ले। चलें, अल्लाह बचाए सबको जी। कयूम सिद्दीकी साहब, ये राना सनाउल्लाह साहब ने JIT में जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पेश हुए हैं, उनके सवाल जवाब के बाद कुछ चीज़ें बताई हैं, और आपने भी कल एक थ्रेड शेयर किया था। पहले हम सुनते हैं वज़ीर दाखिला क्या कह रहे हैं कि वो JIT में हुआ क्या, और ये वो JIT थी जो तहकीकात कर रही थी इमरान खान के अस्करी क़यादत के ऊपर इल्ज़ामात थे, थाना रमना में FIR दर्ज हुई, FIR 255 जी जो उकसाने के हवाले से, आवाम को उकसाने के हवाले से। जब उनसे पूछा गया कि आपने एक वफाकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फौज के सीनियर अफसर के खिलाफ इतना संगीन इल्ज़ाम आपने कैसे लगा दिया कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने बताया था। जब उनसे पूछा गया कि आपको किसने बताया था, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे याद नहीं है। फौज के सरबराह के खिलाफ, फौज के बतौर अदारा उन्होंने जो जो इल्जामात लगाए, बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू की, उस सारी से उन्हें कन्फ्रंट किया गया तो उन्होंने सभी बातों को तस्लीम किया। किसी जगह पे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तो मेरी ऑडियो नहीं है, मेरी वीडियो नहीं है। हर चीज़ को तस्लीम किया और साथ ही ये भी बयान दिया कि मेरे पास इन चीज़ों का कोई सबूत नहीं है। अच्छा, कुछ वीडियोस भी दिखाई गई, लेकिन इस हवाले से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का भी एक मौक़िफ़ आया है। उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ मैंने वीडियोस में कहा मैं उसकी तस्दीक करता हूँ, और मैं अपना ऊपर जो हमला हुआ वो मेरा जो मुल्ज़िम था, जो सीनियर क़यादत थी फ़ौज की, उस पर मुकदमा नहीं दर्ज करवा सका। जिसके बारे में मुझे इल्म था वो राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के साथ, इनके नाम हम ले सकते हैं, मुझ पर कातलाना हमले के मंसूबे में ही नहीं बल्कि उस हमले के बाद मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT जो इस नतीजे पर पहुंची कि हमले में 3 हमलावर थे की तहकीकात को सबसार यानी कवर अप करने में भी मुलव्वस था, तो मैं शवाहिद कैसे मुहैया कर सकता हूँ? तो क्या लग रहा है आपको, ये कौन सी FIR है थाना रमने में, और राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्यों ज़रूरत पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की?
देखिए मतीउल्लाह जान साहब, ये जाहिर है वो तो बताना तो है कि पहली बात तो ये कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी, हम सहाफ़ियों के तो सोर्सेज होते हैं, हमारे तो चलें हम उसको वो कर सकते हैं, लेकिन इनकी तरफ से ये कहना जो है वो हैम्पर करने के मुतरादिफ होगा। इन्वेस्टिगेशन का अपना एक असूल होता है। आपको याद है कि जब JIT पेश हो रहे थे, अपना हुसैन नवाज़ की एक तस्वीर आ गई थी और उसके ऊपर बड़ा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये सारे मामला चल रहे थे, उस पर भी हुआ कुछ नहीं था, बट हुआ कुछ नहीं था, जाहिर है वो लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि जी ये आप मीडिया ट्रायल हो रहा है। तो इसमें जाहिर है कि देखें ना, बात ये है कि जो राना सनाउल्लाह जो है वो एक्चुअली क्या कह रहे हैं, वो कह ये रहे हैं कि जो इल्ज़ामात DGC DGISI और उनके ऊपर आर्मी चीफ पे लगाए गए थे, जब उनसे उनके शवाहिद और सबूत मांगे गए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं, मुझे किसी ने बताया था। ठीक है, किसने बताया था ये मैं नहीं बता सकता हूँ। तो बग़ैर किसी सबूत और उसके देखें, अगर उनके पास होते तो उनको देने चाहिए थे ना, या बताते कि कौन सा उनका एप्रीहेंशन है। तो अगर पुलिस के और बताएं मुझे कि इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर तफ्तीशी इदारा कौन सा है जो इंडिपेंडेंट तफ्तीश वो मांग रहे हैं। तो मासवाए पुलिस के, JIT के, FIA के जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उसके अलावा तो कोई तहकीकाती इदारा पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है ना। कोई भी JIT की रिपोर्ट आती है उसको ये प्रेजुडिस कर देते हैं, वो कहते हैं कि जनाब ये तो गलत है। आपसे कहा जाता है, अब इनकी अपनी हुकूमत थी, जिस हुकूमत में जब वजीराबाद वाले वाक़े की तरफ है ना, पंजाब में उनकी हुकूमत थी, वज़ीर आला परवेज़ इलाही थे, FIR नहीं कटवा FIR नहीं कटवा सके तो इनकी अपनी हुकूमत थी ना मतीउल्लाह जान साहब। परवेज़ इलाही साहब को अपनी पार्टी का सदर बना दिया, बस उनको तो सदर बना दिया। जो आज कह रहे हैं मुझे बाहर निकालेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। तो मतलब है कि ये सारी चीज़ें, जाहिर है ही इज़ प्लेइंग विद द गैलरी। और आप ये देखें कि कभी किस पे इल्ज़ाम लगता है, कभी किस पे लगता है। साइफर से शुरू हुए थे, मोहसिन नकवी पे ख़त्म हुए, फिर प्राइम मिनिस्टर पे, आर्मी चीफ पे, किस किस पे आप इल्ज़ाम धरते जाएं कि मुझे कत्ल का मंसूबा है। मैंने वीडियोस बना के भिजवा दी हैं, कभी जनरल बाजवा पे शायद इल्ज़ाम लगता था, अब जो है वो इधर लग रहा है। तो आप खुद ही अपने इनके बयानात हैं, अब जो वीडियो क्लिप्स इनको दिखाए गए हैं जो इन्होंने तकरीरों के अंदर किया था, उसको तो डिनाई नहीं कर सकते थे। वो कहते हैं हाँ मैंने कही है सारी बातें की, लेकिन ये नहीं पता कि मेरे पास सबूत कोई नहीं। बुनियादी तौर पे ये है कि बगैर सबूत और शवाहिद के कौमी क़यादत के ख़िलाफ़ या हाई ऑफिशल्स जो हैं पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के, उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक इश्तियाल अंगेज़ी या नफरत फैलाने की कोशिश। चलें ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक नए किस्म का जो सीमेंट ईजाद हुआ है पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाने के लिए, उस सीमेंट का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी मुतहर्रिक हैं और वो अपने ज़िलाई सतह पे भी अहदेदारों की मदद से तंजीम साजी करना शुरू हो गई है। कैसे वक्त में कि जब इनके जो कायद हैं, जो रहनुमा हैं या उनको कुछ भी कहें, वो इस वक्त लंदन में हैं, इलाज की गर्ज से गए हुए हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद इमरान शफकत से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो नई पार्टी है इसकी लाहौर में किस किस्म की सरगर्मियाँ हैं। यूँ तो पाकिस्तान में तमाम जमहूरियत पसंद क़ुव्वतें अपने मुल्क को इस्तेहकाम देने की भरपूर कोशिश कर रही हैं, मगर अब एक सियासी जमात जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से सामने आई है, उन्होंने भी अपनी तंजीम साजी का अमल तेज़ कर दिया है। लाहौर में इमरान शफकत साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि इस पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने की जो तहरीक है, इसका आगाज़ क्योंकि लाहौर से ही हुआ है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि कहाँ तक बात पहुँची है पाकिस्तान को एक नए तरीके से इस्तेहकाम देने की। ये बात वापडा हाउस से शुरू हुई थी सर, और वापडा हाउस तक ही खड़ी है। अच्छा। और मुझे, हाँ जी, और मुझे ये लगता है कि ये जो कोशिश की गई है, एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका बड़ा अच्छा इस पर तबसरा था कि ये शॉर्ट टर्म जो फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं वो उससे उठाया जा सकता है। वो कौन उठाना चाह रहे हैं? जिनकी पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के साथ बड़ी कमिटमेंट है, तो वो तो उठा लेंगे फ़ायदा। लेकिन असल मसला है PTI के या PTI के चेयरमैन के नाम के ऊपर जो वोट पड़ने हैं, उस वोट बैंक का वो किधर जाएगा।
जाहिर है कि शायद उनके पास, पीटीआई के पास उम्मीदवार शायद ना हो, अगर हों तो बहुत गैर मकबूल हों। तो जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो उसका ज्यादा जो फोकस है वो उस वोट को कैटर करने का है कि वो किस तरह उसको जिसको पंजाबी में कहते हैं घेरना, कि वो किस तरह हमने घेरना है, इसकी वो स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इसको हम मैनेज कर सकते तो हैं। क्या ये बहरहाल नई ये एक जमात जो मसला है, है। क्या ये नई जमात जो है इलेक्शन में कुछ अपनी कारकर्दगी दिखा सकेगी अगर इलेक्शन होते हैं तो? देखें, ये इस जमात का जो चेयरमैन है या जो सरबराह है, वो अपनी सीट में हाल है उनकी उनके बेटे की भी, अब खुद तो नायल हो गए थे तो वो भी नहीं जी सके। फिर उनके जो 2 नंबर, यानी उनके जो सेकंड इन कमान है, अलीम खान साहब, उनका चैनल तो सुना है कि अच्छा चल रहा है, लेकिन पार्टी या उनकी सियासत जो थी वो इस लेवल पे पहुंच गई थी, उनका था मैंने सियासत करनी नहीं है। तो इनमें वो जो इलेक्टेबल थे वो हैं, वो रहेंगे, लेकिन ये पूरे के पूरे पीटीआई राब्ता है या मुकाबला है? देखें, एक फ्रीक तो बीच में से आप आउट ही समझे ना, जो हकीकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। अब 2 पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अगर ये इत्तेहाद में है तो अगस्त में ये इत्तेहाद इस तरह की साइंस है जो कम से कम हमारे दिमाग में तो नहीं आ सकती, किसी सियासी में तो जरूर आ सकती है कि इसको किस तरह करके उन्होंने हैंडल करना है। मतलब तो लड़ाई ये की वजह क्या चैलेंज बनेगी बड़ा ये ये अभी है। तक समझ नहीं आ रहा कि लड़ाई की वजह क्या बनेगी। कोई एक इशू होगा, क्या होगा? नहीं नहीं, वो तो देखें, वो लड़ाई तो किसी भी वक्त हो सकती है। सुलह जिस तरह एकदम से हो गई थी 8 फरवरी को गालबन 2021 को, अगर आपको याद हो, हाँ, फटाफट हो पीपल्स गई थी पार्टी पीडीएम का 2022 हिस्सा को, फिर निकली, फिर 2022 को। तो मतलब वो पीडीएम टूटने के बावजूद एक इत्तेफाक भी हो गया था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ गया था। तो ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। ये मरियम बीबी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बड़ी बात की थी कि एक वक्त आएगा हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, अभी हमारा वो मिनिमम एजेंडा जो है वो सेम है। तो ये अलबत्ता ये हो सकता है कि ये इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़े, और कोई बड़ी बात नहीं कि इसी तरह का कुछ सेटअप आइंदा भी ठीक, बन जाए। अच्छा क्विकली ये बता कोई बड़ी दें, बात नहीं। नवाज शरीफ को देख रहे हैं आप वापसी उनकी इलेक्शन से सर, पहले? पाकिस्तान की सियासत से वो शख्स जिसका नाम एन से शुरू होता है, लाम पे खत्म होता है, वो जब तक अपने ओहदे के ऊपर विराजमान है, जब तक वो अपने गैर सियासी ओहदे के ऊपर बैठ के सियासत करने की कोशिश कर रहा है, तब तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते। मुझे नहीं लगता वो आते कि वो एन वापस से आए। शुरू होता है और लाम पे ख़त्म लाम पे होता है। खत्म होता है, हाँ जी, इमरान इस्माइल है। इमरान इस्माइल। अच्छा, नहीं नहीं, हाँ असल में वो ओहदा तो उनके पास कुछ नहीं है। जिनके पास है उनका नाम लेने से तो इन्हें अदालत भी हो सकती है। बट एनीवे, कयूम सिद्दीकी हाँ साहब, है जी। क्या लग रहा है आपको अब नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं वो अगर आ जाएं या कब तक आ सकते हैं कि जो उनकी नाअहली है उसके हवाले से कुछ अपील में कुछ फैसले मस्बत आ सकें? क्या सूरत हाल है नवाज शरीफ साहब के लिए? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, मेरा नहीं ख्याल है कि जितना वक्त रह गया है, 2 महीने रह गए मेरे ख्याल में, और उसमें जो है वो मुकदमात इस कदर तेज़ रफ्तारी से ख़त्म हो सके। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट बाय दिस। लेकिन 2 महीने बाद शायद तेज़ हो जाए। पता नहीं, हम कुछ नहीं लेकिन कह उसके सकते। लिए 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा शायद। हाँ, देखना तो ये है ना कि ये हुकूमत जो है, जैसा कि वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जी 12 अगस्त के बाद मैं नहीं हूँगा वज़ीर ख़जाना, तो इंडिकेशन तो यही है कि बजट के अंदर भी पैसे रखे गए हैं इलेक्शन के, तो उससे पहले जो है ये सारा कुछ होगा। लेकिन तकनीकी एतबार से जो मरीम नवाज को जो सज़ा ख़त्म हुई थी, हाई कोर्ट ने उस फैसले में ही लिख दिया था कि जो नैब है वो लंदन की जायदादों से ना तो नवाज शरीफ का ताल्लुक जोड़ सकी है, तो मरीम नवाज का तो जोड़ ही नहीं सकता। वो तो प्रिज्यूमेबली, आप अगर एहतसाब अदालत का भी फैसला देखें तो चारों काउंट्स के ऊपर प्रिज्यूमेबली कहा गया ना, तो वो तो उसमें तो है नहीं है। लेकिन मसला यही है मतीउल्लाह जान साहब, और दूसरे तीसरे केसेस हैं वो आएंगे,
आना चाहिए। मेरा तो ख्याल यही है कि ये इतना बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, तो लेकिन उनको इस वक्त पॉलिटिकली क्या सूट करता है कि नाहलियाँ ख़त्म करवा के तो ऐसा लगेगा शायद कोई फिक्स मैच जो है ना वो खेला गया। तो नहीं, उससे तो नाहलियाँ करवाने के वक्त फिक्स मैच नहीं था। बिल्कुल था, कोई नहीं शक, उसमें शक वाली बात ही नहीं है। अब तो जितने फैक्ट सामने आ चुके हैं, अरशद मलिक बराबर होने उनके वो सारा कुछ, तो वो जो पलड़े बराबर होने वाली बात है तो वो तो होने तो होंगे और करने भी पड़ेंगे। लेकिन यही नाहली जो है, मेरा ख्याल है कि जुडिशरी के हवाले से जो इस वक्त की सूरत हाल है और जो सेंटिमेंट पाया जाता है, वो अपने वोटर को चार्ज करने के हवाले से भी मेरा ख्याल है कि एक तुरप का पत्ता है जो इलेक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो फिर उसके बाद जो है भाई मामला देखते हैं आगे कैसे और किस तरह चलेंगे। अच्छा क्यों, क्योंकि हमारा प्रोग्राम सहाफ़ी है, तो आज सहाफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ शहीद, उनके हवाले से भी सुओ मोटो केस की समाअत हुई। उसमें पहली बात जो अभी सामने आई है, अटॉर्नी जनरल ने रखी है कि हुकूमत पाकिस्तान को एक मसवदा मौसूल हुआ है कीनिया की हुकूमत से, जिसमें कहा गया है कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस यानी बाहमी कानूनी तावन का एक मुआहदा करना ज़रूरी है। अगर कीनिया के हकाम से कुछ शवाहिद चाहिए या जो मुलजमान हैं उन तक रसाई चाहिए या तहकीकात में मदद चाहिए, तो वो मसवदा इस वक्त मुख्तलिफ वजारतों के चक्कर काट रहा है। और वो MLA जिसको कहते हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस अगर हो जाएगा तो फिर तो ये आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे बैठ के जहाँ आप बैठे, नुसरत जावेद साहब और सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ये इंकशाफ किया था कि जब तक ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस नहीं होगा उस वक्त तक कीनिया की हुकूमत पाबंद नहीं है। तो क्या लग रहा है कितने चांसेस हैं कि मामला दुरुस्त सिंध में जाएगा और आगे ये एग्रीमेंट होने के बाद ये मामला आगे चलेगा? मेरा ख्याल है कि इस पे पेशरफ्त होगी मतीला जान साहब। मेरा जहाँ तक है, जिस तरह से अटॉर्नी जनरल पुर उम्मीद थे इस सारे मामले के ऊपर के इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है, वो जो है वो जुलाई तक का वक्त भी मांगा उन्होंने कि इसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो तेज़ रफ्तारी से उसको करने की कोशिश की जा रही है और वो हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ मतीला जान साहब सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, इल्ज़ाम दिए जा रहे हैं कि जी फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट किसने पब्लिक कर दी थी, उसकी वजह से सारा कुछ मुतासिर हुआ। तो ये बहाने तराशे जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उस साइड के ऊपर आज भी जो वो बुटर जो वकील थे जब एरिया के, मेरा ख्याल उनकी दूसरी एरिया के, वो एक पूरा मैकेनिज्म बता रहे थे कि UN के नीचे कौन सा तरीकाकार है। काफी देर तक सुना चीफ जस्टिस और आखिर में क्या दिया, तो पहले फोकस जो है वो पाकिस्तान से बाहर की चीज़ों के ऊपर था, जिसमें कि लीगल रुकावटें हैं जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, उसके अंदर जाहिर है वो कोई आपकी सबऑर्डिनेट पाकिस्तान के अंदर जो हालात वाक़यात जो पाकिस्तान के अंदर के हालात वाक़यात हैं, जो कि अरशद शरीफ की वालदा की जो दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त ने तो तिलमिला दिया चीफ जस्टिस को, बड़े डिस्टर्ब हुए। हाँ, वो डिस्टर्ब हुए। उसमें सबसे ऊपर इमरान खान से तफ्तीश करने का या सवाल जवाब करने की इस्तदा की गई थी। चीफ जस्टिस बगैर कोई हुक्म दिए वो उठ के चले गए। इमरान शफकत साहब, आपने भी ये सुना होगा आज की जो कार्रवाई थी अरशद शरीफ की वालिदा की तरफ से चीफ जस्टिस और बेंच से इस्तदा थी कि इमरान खान हैं, मुराद सईद हैं, फैसल वाडा हैं और चंद दूसरे जो लोग हैं उनसे सवाल जवाब करने चाहिए। उन्होंने ये दावा किया अपनी तकरीरों में, बयानात में कि उनको मालूमात हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने तो दरख्वास्त सुनने से ही बजाय इनकार किया और उठ के चले गए। लेकिन मती इसके साथ एक और चीज़ भी है कि JIT जो है उसको भी तो ये सारी चीज़ें पता थी, क्यों मौक्कल को ये कहना पड़ा? एग्जैक्टली। इमरान साहब, आपको क्या लगता है JIT तो हुकूमत की है, हुकूमत अगर चाहे तो इमरान खान से नहीं पूछ सकती? जी बिल्कुल पूछ सकती है। असल में मसला ये है कि देखें, इमरान खान साहब जिनकी वजह से हैं, हुकूमत उनसे कुछ नहीं पूछ रही, तो फिर ये इसमें उन्हीं का भी नाम आ रहा है ना। अगर आपको याद हो तो मुझे वो पर्सनैलिटी याद नहीं आ रही, कोई काबिल जिक्र थी जिसने कहा था कि उनको शामिल करना चाहिए। वो जो साबिक DGI थे, उनके बड़े मसाइल थे इनके साथ। मेरा ख्याल है मालिक साहब ने कहा, मोहम्मद मालिक साहब जो हमारे साथी हैं इस्लामाबाद, उन्होंने कहा था ये वाली बात। तो ये जो है कुछ लोगों को ये बड़े गहरे शकूक हैं कि ये अरशद शरीफ को ट्रैप किया गया था और उनके जो हमदर्द थे जो वही उनके पीछे हैं, मतलब उनका खून भी उन्हीं के सर के ऊपर है। बहुत शुक्रिया इमरान शफकत साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, बात यह कि अगर ये हुकूमत इमरान खान को एक GIT के सामने पेश होकर
अस्करी क़यादत पे मुबैना तौर पे इल्ज़ामात लगाने के केस में तलब कर सकती है, तो फिर अरशद शरीफ की GIT के सामने भी इमरान खान को पेश होने के लिए कहा जा सकता है, और जो दूसरे 4 अफराद हैं उनको भी। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।